हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं पदार्थों द्रव्यों का समान गुण यानी फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है। ये खान सर का बुक जो है उसका सेकेंड चैप्टर है। ये अब देखते हैं प्रत्यस्था पदार्थ के प्रत्यस्था गुण यानी विरूपक बल। वह बल जो वस्तु की आकृति एवं आकार बदलने की क्षमता रखता है विरूपक बल कहलाता है। प्रत्यस्था यानी वह पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई पिंड विरूपक बल को हटाने के बाद अपने मूल आकार और आकृति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है, प्रत्यस्था कहलाता है। अब है पूर्ण सुघट्य प्लास्टिक वस्तु। विरूपक बल हटा लेने पर यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक विन्यास प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करती है, पूर्ण प्लास्टिक वस्तु कहलाता है। उदाहरण है पैराफिन, मोम, गीली मिट्टी, ये सब क्या है? पूर्ण सुघट या प्लास्टिक वस्तु के उदाहरण है। अब है प्रत्यस्था सीमा यानी विरूपक बल की एक निश्चित सीमा तक ही कोई वस्तु प्रत्यस्था गुण प्रदर्शित करता है। इससे ऊपर वस्तु अपने इस गुण का क्षय कर देता है। इसे ही प्रत्यस्था सीमा कहते हैं। अब है प्रतिबल यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्ययन बल को प्रतिबल कहते हैं। यह एक अदिश राशि यानी प्रतिबल एक अदिश राशि है। इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कहते हैं। प्रतिबल की बीमाई जो होती है ml-1 t-2 होता है। अब है प्रतिबल का जो सूत्र होता है प्रतिबल बराबर प्रत्यायन बल बटा क्षेत्रफल होते हैं यानी रिसोर्सिंग फोर्स बाई एरिया। यानी किसी पिंड में उत्पन्न प्रतिबल इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर बाह्य बल किस प्रकार लगाया जाता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल सिर्फ ठोसों में होता है। लंबाई में वृद्धि होने पर यह प्रतिबल तनन प्रतिबल कहलाता है। लंबाई में कमी होने पर यह प्रतिबल संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तरलों में सिर्फ आयतन प्रतिबल होते हैं। यह प्रतिबल केवल आयतन तथा घनत्व में परिवर्तन करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है यह प्रतिबल संपूर्ण क्षेत्रफल के लंबवत होता है। अब है अपरूपण प्रतिबल वस्तु की सतह पर स्पर्श रेखीय दिशा में लगाता है। स्पर्श रेखीय प्रतिबल वस्तु की आकृति में परिवर्तन करता है, आयतन में नहीं करता है। अब है विकृति। क्या है? विकृति। बीमा के अंतर से प्रारंभिक बीमा अनुपात को विकृति कहते हैं। कोई मात्रक नहीं प्लस कोई बीमा नहीं होता है। यानी विकृति का कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता है। और विकृति का सूत्र होता है बीमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक बीमा। बीमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक यानी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और बाई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं विकृति के प्रकार। विकृति 3 प्रकार का होता है। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। याद करने योग्य कुछ बातें हैं, देख लेते हैं। रबड़ की अपेक्षिक सीमा अधिक प्रत्यास्थ है। रबड़ की अपेक्षा सीसा अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के कारण शीशे में उत्पन्न विकृति रबड़ से उत्पन्न विकृति के सापेक्ष बहुत कम होता है। जल की प्रत्यस्था वायु से अधिक होती है। जल की प्रत्यस्था जो होती है वायु से अधिक होती है। यदि विभिन्न पदार्थों की ठोस गोलियां बनाकर समान ऊंचाई से किसी कठोर फर्श पर गिराए तो फर्श से टकराने पर जिस पदार्थ की गोली अधिक ऊंची उठेगी वह उतनी ही प्रत्यास्थ होगी। रबड़ की गोली, गीली मिट्टी की गोली, हाथी दांत की गोली आदि में हाथी दांत की गोली अधिक प्रत्यास्थ होती है। शुद्ध लोहा लचीला होता है। शुद्ध लोहा लचीला होता है, प्रत्यास्थ नहीं। इस्पात लचीला तथा प्रत्यास्थ दोनों होती है। इस्पात लचीला तथा प्रत्यास्थ दोनों होती है। रबड़ की अपेक्षा इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। आघात और शोषक मुख्यतः स्टील के बने होते हैं क्योंकि इनकी प्रत्यास्थता उच्च होती है।
रबड़, गीली मिट्टी और प्लास्टिक की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ होते हैं क्योंकि यह बहुत आसानी से विकृत हो जाती है। अब प्रत्यास्थता के गुणों के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण। अब है तन्य पदार्थ। क्या है? तन्य पदार्थ। इन पदार्थों को प्लास्टिक परास अधिक होती है। क्या होती है? प्लास्टिक परास अधिक होती है। ये आसानी से किसी भी आकार में परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा इनके पतले तार भी खींचे जा सकते हैं। उदाहरण है शीशा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, माइल्ड स्टील आदि। ये सब क्या है? तन्य पदार्थ है। स्प्रिंग तथा सीटों में तन्य पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। अब है भांगुर पदार्थ। भंगुर पदार्थ यानी इन पदार्थों की प्लास्टिक परास कम होती है तथा ये प्रत्यास्थता की सीमा को पार करते ही टूट जाते हैं। उदाहरण है कांच, उच्च कार्बन स्टील, ढलवा लोहा आदि। ये सब क्या है? भंगुर पदार्थ हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हुक का नियम और प्रत्यास्थता गुणांक। हुक का नियम और प्रत्यास्थता गुणांक। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के सीधा अनुपातिक होता है। यानी प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, यानी प्रतिबल बटा विकृति यानी बराबर होता है कांस्टेंट यानी स्थिरांक। ई बराबर ई प्रत्यास्थ गुणांक होता है। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर 1 यानी यंग गुणांक y, दूसरा आयतन गुणांक k यानी तीसरा होता है आयतन गुणांक या अपरूपण गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है। अब देखते हैं प्रत्यास्थता गुणांक का मान वस्तु की प्रकृति एवं उसके विकृत करने की विधा पर निर्भर करता है। इसका मान वस्तु के ताप पर भी निर्भर करता है। इसका मान वस्तु की विमाएँ जैसे लंबाई, आयतन पर स्वतंत्र होता है। प्रत्यास्थता गुण के प्रकार यानी प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तनन या संपीड़क और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे y से निरूपित किया जाता है तथा इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। यानी y बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन बराबर F इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल, जहाँ सिग्मा प्रतिबल स्ट्रेस होता है, एल विकृति को दर्शाता है। अब है अपरूपण या दृढ़ता गुणांक। इसे जी या नीटा से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बीमा ml-1 t-2 होता है। अब है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक यानी अपरूपक या विरूपक प्रतिबल बटा विरूपण विकृति। अब है दृढ़ता गुणांक बराबर F इंटू एल बटा ए इंटू डी आर डी एक्स। ठीक है। चलिए अब अधिकतर पदार्थों के लिए दृढ़ता गुणांक y/3 यंग गुणांक होता है। अब है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तीसरा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता इसे k से निरूपित किया जाता है तथा इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व बीमा ml-1 t-2 होता है। आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहा जाता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति, अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति होता है। b बराबर होता है -p बटा डेल्टा v बाई v, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि दाब में विकृति करने पर आयतन में कमी आती है। संपीड्यता यानी k बराबर 1/b माइनस डेल v बाई p होता है। ठीक है। संपीड्यता का दृढ़ता गुणांक के बारे में जानते हैं। सूत्र है g बराबर अनुरूपण प्रतिबल बटा अनुरूपण विकृति। याद कर रखनी जो कुछ बातें हैं। ठीक है, देखते हैं। यंग का गुणांक को ठोस पदार्थों के लिए परिभाषित किया जाता है। आयतन गुणांक को सभी प्रकार के पदार्थों ठोस, तरल और गैस के लिए परिभाषित किया जाता है। धातु के लिए यंग का गुणांक
की मात्रा बड़ी होती है, पीटने या पीसने से क्रिस्टल ग्रेन छोटी इकाइयों में विभक्त हो जाता है, जिससे पदार्थ की प्रत्यस्थता बढ़ जाती है। किसी धातु को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रतिक्रिया को धातु में कड़ापन आ जाता है तथा प्रत्यस्थता घट जाती है। ताप बढ़ाने से प्रत्यस्थता घट जाती है और सुधियाँ अपनी प्रकृति के अनुसार प्रत्यस्थता को घटा या बढ़ा देती है। जिस वस्तु को विमाओं के परिवर्तन के लिए जितने अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है वह अधिक प्रत्यस्थ होगा। अब आयतन प्रत्यस्थता गुणांक सर्वाधिक ठोस, उसके बाद द्रव तथा अंत में गैस का होता है। सभी प्रत्यस्थता गुणांकों का मात्रक एवं बीमा समान होती है। मात्रक बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बीमा ml-1 T-2 होता है। तरल के यांत्रिक गुण, द्रव और गैस प्रवाहित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें तरल कहा जाता है। अब है प्रणोद और दाब। प्रणोद सतह पर लंबवत रूप से काम करने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, मात्रक न्यूटन होता है। दाब जो है सतह पर प्रतिबल इकाई क्षेत्रफल पर काम करने वाला बल होता है। सूत्र दाब बराबर होता है फोर्स यानी बल बटा क्षेत्रफल या प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है, यानी P बराबर F/A होता है। वायुमंडलीय दाब बराबर F/A ρGH, जहाँ रो घनत्व को दर्शाता है, G गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है, H ऊंचाई को दर्शाता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, यानी दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर 1.33 × 10⁻³ पास्कल या 1 बार बराबर होता है। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 मिली बार बराबर 10 का स्क्वायर होता है, पास्कल होता है। 1 टार बराबर 1 मिलीमीटर होता है। पारा दाब बराबर 133.2 पास्कल होता है। विमाएँ होता है ml-1 T-2 होता है। अब यह एक प्रदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम वॉन यूरिक ने की थी। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र सतह की तुलना में कम होता है। दाब के कुछ अनुप्रयोग जैसे बैग और सूटकेस चौड़े हैंडल के साथ दिए जाते हैं। रेलवे लाइन बड़े आकार के लकड़ी, लोहे या सीमेंट स्टीपर पर बिछाई जाती है। रेतीली जमीन पर नंगे पांव चलना मुश्किल है। यह तेज घिसे चाकू से बेहतर काटता है। भारी वाहनों के पहियों के टायर काफ़ी चौड़े होते हैं। अब है ऊंट के पैर के तलवे चौड़े होने के कारण ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। गोताखोरों को जल के अंदर बाहर धीरे धीरे खींचा जाता है। अब है एक आदमी जो रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, तेज चलने वाली हवा के दाब में अंतर के कारण तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर आकर्षण बल अनुभव करता है। अब पानी पहाड़ियों पर कम तापमान पर उबल जाता है, क्योंकि पहाड़ियों पर वायु दाब में कमी हो जाती है। बांध की दीवार को ऊपर की तुलना में नीचे से मोटा बनाया जाता है, क्योंकि दीवार पर लगाया गया दाब गहराई के साथ बढ़ता है। गैस से भार गुब्बारे को कील की अपेक्षा सुई से फोड़ना आसान होता है, क्योंकि सुई गुब्बारे पर कील से अधिक दाब लगाती है। पानी और बर्फ के क्रिस्टल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर संतुलन में होते हैं। जब इस निकाय पर दाब डाला जाता है तो अधिक बर्फ पानी बन जाती है। वैक्यूम क्लीनर दाब के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। चंद्रमा पर यह बिल्कुल कार्य नहीं करेगा। जब गर्म हवा ऊपर उठती है वहाँ वायु दाब कम होता है, ठीक है। अब जब कंपन करने वाली वस्तु आगे बढ़ती है
तो यह माध्यम में उच्च दबाव का एक क्षेत्र बनाती है जिसे संपीड़न कहा जाता है। माइक्रोवेव में सीलबंद पाउच में जमे हुए खाद्य पदार्थ को गर्म करने पर उसमें छिद्र किया जाता है जिससे भाप के दाब से पाउच को फटने से बचाया जा सके। अब बेल जार के अंदर एक बैरोमीटर रखा जाता है। जार से हवा धीरे धीरे बाहर निकाली जाती है। पारा का स्तर बढ़ने लगता है। हवा की गति बढ़ने के साथ हवा का दाब कम हो जाता है। दाब में जितना अधिक अंतर होता है हवा उतनी ही तेजी से चलती है। अब वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। एक एटीएम बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल बराबर 1.01 बार या 760 टार होता है। यदि बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे गिरती है तो यह संकेत है कि वर्षा होगी। यदि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरती है तो यह संकेत है कि तूफान आएगा। बैरोमीटर की रीडिंग में धीमी वृद्धि करती है तो यह संकेत है साफ मौसम रहेगा। वायुमंडलीय दाब पर आधारित कुछ उदाहरण यानी यात्री का फाउंटेन पेन ऊंचाई पर हवाई जहाज में लीक हो जाती है। पहाड़ पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब है अधिक ऊंचाई पर व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है जिसके कारण ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से खून बहने लगता है। अब कम वायुदाब के कारण अधिक ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ की चोटी पर कम दबाव के कारण चावल पकाना मुश्किल होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। अब द्रव स्थैतिक दाब द्रव के अंदर का दाब यानी यदि वायुमंडलीय दाब P0 हो तो रो घनत्व वाले द्रव में सतह से h गहराई पर जाने पर द्रव स्थैतिक दाब होगा। P बराबर P0 + h ρg होगा। अब पानी के तल से गहराई घटाने पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब घटता है। पानी के तल से गहराई बढ़ाने पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब बढ़ जाता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव स्थैतिक दाब निर्भर करता है। द्रव की सतह से लंबवत गहराई पर h। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण त्वरण g। तीसरा है द्रव की प्रकृति अर्थात घनत्व रो पर। अब द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव स्थैतिक दाब स्वतंत्र रहता है। द्रव की मात्रा पात्र का आकार अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से है। दिया गया द्रव विभिन्न आकार के पात्रों के समान ऊंचाई तक भर जाए तो पात्रों के तल पर दाब समान होगा जबकि विभिन्न पात्रों में द्रव का आयतन एवं भार भिन्न भिन्न होगा। Pa बराबर Pb बराबर Pc लेकिन Wb Wc के बराबर होता है। अब किसी तरल पदार्थ में एक ही तल पर उपस्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। यदि नहीं तो दाब अंतर के कारण द्रव विराम की स्थिति में नहीं हो सकता है। अब द्रव स्थैतिक दाब एवं वायुमंडलीय दाब के बीच का अंतर गेज दाब कहलाता है। अब गेज दाब बराबर होता है P - P0 बराबर h ρg होता है। अब द्रव का दाब घनत्व पर निर्भर करता है जिसके कारण द्रव के घनत्व के अधिक होने पर दाब अधिक होता है। द्रव दाब के नियम पहला है द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होते हैं। दूसरा द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। तीसरा द्रव द्वारा लगाया गया दाब सदैव द्रव के संपर्क वाली सतह के लंबवत होता है। चौथा है द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब द्रव की सतह के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखेंगे गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। यानी गलनांक यानी गर्म करने पर
जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक घट जाता है, जैसे बर्फ आदि। अब है क्वथनांक पर, यानी दाब के बढ़ने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें उच्च तापमान जल्द ही प्राप्त हो जाता है। अब है पास्कल का नियम। किसी संलग्न द्रव पर लगाया गया दाब द्रव के प्रत्येक भाग में समान रूप से संचारित हो जाता है। यदि गुरुत्व प्रभाव नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी बिंदु पर दाब बढ़ने पर द्रव के सभी बिंदुओं एवं पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। यह नियम द्रव या गैसों में दाब के संचरण के सिद्धांत का भी वर्णन करता है। यह द्रव की स्थिरता में लागू किया जाता है। अब है अनुप्रयोग, यानी स्कूबा डाइविंग के लिए स्क्रू ड्राइविंग के लिए खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण है द्रव चालित लिफ्ट, द्रव चालित प्रेस, द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित मशीन, शक्ति डोर, शक्ति खिड़की। ये सब क्या है? अनुप्रयोग है। अब देखते हैं घनत्व। किसी पदार्थ के द्रव प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व का मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब एसआई में, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। यानी घनत्व बराबर, यानी रो बराबर मास बटा वैल्यू, यानी द्रव्यमान बटा आयतन होता है, यानी रो बराबर m/v होता है। अब है जब विभिन्न घनत्व के अभिसरणीय द्रव किसी पात्र में भरे जाए तो उच्च घनत्व वाला द्रव पात्र की तली में, जबकि निम्न घनत्व वाला द्रव पात्र के सबसे ऊपर होता है। ताप वृद्धि के कारण वस्तु में प्रसार होता है, अतः वस्तु के आयतन में वृद्धि होती है, जबकि द्रव परिवर्तित रहता है। घनत्व घटता है। दाब बढ़ने पर किसी वस्तु का आयतन घटता है, अतः घनत्व बढ़ेगा। वस्तु का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब है सापेक्ष घनत्व या आपेक्षिक घनत्व, अन्य नाम विशिष्ट गुरुत्व। किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व, अन्य नाम है विशिष्ट गुरुत्व, यानी किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 2 स्थितियाँ, यानी RD ग्रेटर देन 1, यानी एक वस्तु जल में डूब जाएगी। सेकेंड RD लेस देन, एक वस्तु जल में तैरेगी। महत्वपूर्ण बिंदु, यानी एक स्टील से बनी गोलाकार गेंद को जब पारे से भरे बर्तन में डाला जाता है तो वह पारे की सतह पर ही रह जाती है। यदि हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो इसका घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि शुद्ध दूध का घनत्व 1.032 होता है, जबकि वसा ग्लोब्यूल का घनत्व 0.86 होता है। लेकिन अगर हम दूध में पानी मिलाते हैं तो इसका घनत्व कम हो जाता है। मनुष्य के लिए नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अब है बादल आसमान में तैरते हैं क्योंकि उनका घनत्व कम होता है। निम्न ताप और उच्च दाब पर गैस का घनत्व अधिक होता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। गर्म करने पर द्रव का घनत्व कम हो जाता है। जब लोहे की सुई पानी की सतह पर रखी जाती है तो वह पानी की सतह पर तैरती है। अधिकांश सुइयां उच्च घनत्व के कारण डूब जाती हैं, लेकिन जब सतह पर का सुई तनाव सुइयों द्वारा लगाए गए दाब से अधिक होता है तो यह तैरती है। 1 गिलास शुद्ध पानी और 1 गिलास शुद्ध शराब में बर्फ के टुकड़े डाले जाते हैं तो सिर्फ
पानी में उच्च स्तर पर होगी। अब एक अंडा पानी में डूब जाता है क्योंकि नमक के एक सांद्र विलयन में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता है, जबकि 9/10 भाग पानी में डूबा हुआ रहता है। उत्प्लावकता या उत्क्षेप यानी तरलों में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है जिससे वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। जब वस्तु पूर्णतः या अंशतः इसमें डुबोई जाती है तो इस गुण को उत्प्लावकता या उत्क्षेपण कहते हैं। उत्प्लावन बल जब किसी वस्तु के द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगाया जाता है। यह बल उत्प्लावन बल उत्क्षेपण बल कहलाता है। अब है उत्प्लावकता केंद्र। उत्प्लावन बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावकता केंद्र कहते हैं। दो छड़ें, एक तांबे और दूसरी स्टील की पानी में रखने पर समान उत्प्लावन बल अनुभव कराती है जब दोनों का आयतन समान हो। अब देखते हैं उत्प्लावकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ये 3 कारक है, यानी पहला है उत्प्लावक बल प्रोपोर्शनल टू वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन होता है। उत्प्लावक बल दूसरा है उत्प्लावक बल प्रोपोर्शनल टू तरल का घनत्व। तीसरा है उत्प्लावक बल प्रोपोर्शनल टू गुरुत्वीय त्वरण होता है। यानी चंद्रमा पर उत्प्लावन बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा पर उत्प्लावन बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। BF उत्प्लावक बल प्रोपोर्शनल टू 1/तापमान यानी टेम्परेचर। यानी उत्प्लावक बल तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है। उत्प्लावक बल वस्तु के द्रव्यमान, आकार, घनत्व आदि पर निर्भर नहीं करता है। यह द्रव के डूबे हुए भाग के आयतन पर निर्भर करता है। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो द्रव के ऊपर की ओर उत्प्लावक बल नहीं लगेगा। जब लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में नीचे की ओर रखा जाता है तो इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल लकड़ी के भार से अधिक होगा। जब कोई जहाज नदी में समुद्र के प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अब है मित केंद्र, यानी उत्प्लावक केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु की अस्थायी संतुलन के लिए मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। वस्तुओं के संतुलन की अवस्था जब वस्तु का मित केंद्र गुरुत्व केंद्र से ऊपर होता है तो वस्तु अस्थायी संतुलन में होती है, तथा जब वस्तु का मित केंद्र गुरुत्व केंद्र से नीचे होता है तो वस्तु का अस्थायी संतुलन में होता है। अब है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा गया है कि किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबे हुए शरीर पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल शरीर द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत तरल यांत्रिकी के लिए मूल भौतिकी का एक नियम है। अब है आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग। इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, नाव और पनडुब्बी की डिजाइनिंग आदि इसी सिद्धांत पर आधारित है। धातु की शुद्धता भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। यह उत्प्लावन सिद्धांत को भी बताता है जिससे जहाज पानी में तैरता है। एक नाव जब डूबेगा जब वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करेगा। जब किसी पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबोया जाता है तो वह बराबर द्रव्यमान में पानी को विस्थापित कर देता है। लोहा का जहाज पानी में तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। अब हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे हवा में उड़ते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का भार इसके द्वारा प्रतिस्थापित वायु के भार से कम होता है। अब देखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग।
द्रव का घनत्व ज्ञात करने में द्रव का घनत्व ज्ञात करने में, वस्तु का घनत्व ज्ञात करने में, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, जहाज एवं पनडुब्बी के डिजाइन के निर्माण में, बैटरी सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता ज्ञात करने में हाइड्रोमीटर द्वारा, दूध की शुद्धता ज्ञात करने में लैक्टोमीटर द्वारा, फ्लिप के निर्माण में, यह जहाज में तैरता एक प्लेटफॉर्म है जिसका प्रयोग गहरे जल में तरंग के अध्ययन में होता है। डेजीमीटर के निर्माण में इसका प्रयोग गैसों के घनत्व मापने में होता है। अब है प्लावन का नियम। किसका नियम? प्लावन का नियम। एक निकाय तैरेगा यदि निकाय में डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव का भार निकाय के भार के बराबर होना चाहिए। एक निकाय साम्यावस्था में होगा यदि निकाय का गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावन का केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। निकाय साम्यावस्था में होगा यदि गुरुत्व केंद्र उत्प्लावन केंद्र के नीचे हो और अस्थिर साम्य में होगा यदि गुरुत्व केंद्र उत्प्लावन केंद्र के लंबवत ऊपर की ओर स्थिर है। जब घनत्व रो और आयतन भी का एक पिंड रो घनत्व वाले जब घनत्व रो और आयतन भी का एक पिंड सिग्मा यानी घनत्व वाले तरल में डूबा हुआ है तो दो बल कार्य करते हैं। पहला वास्तविक भार, दूसरा उत्प्लावन बल। वास्तविक भार यानी W बराबर V रो G यानी लंबवत नीचे की ओर लगता है। उत्प्लावन बल W V रो G यानी लंबवत ऊपर की ओर लगता है। अब है स्थिति फर्स्ट यानी भार बड़ा होगा उत्प्लावन बल से, वस्तु द्रव की तह तक डूब जाएगी। अब स्थिति 2 है, भार कम होगा उत्प्लावन बल से, वस्तु द्रव की सतह के ऊपर होगा। स्थिति 3 है, भार यानी बराबर उत्प्लावन बल। अगर वस्तु का पूरा आयतन तरल में डूबा हुआ है तो वस्तु तैर जाएगी। अब है दो स्थितियाँ। जब एक बर्तन में बर्फ का ब्लॉक पानी पर तैर रहा है तो पूरा बर्फ पानी में पिघल जाती है और बर्तन में पानी का स्तर नहीं बदलता है। जब एक बर्तन में बर्फ का ब्लॉक तरल पर तैर रहा है तो पूरी बर्फ पानी में पिघल जाती है और निम्न अवस्थाएं उत्पन्न होती है। यदि रो 1 ग्रेटर देन रो W तरल और पानी का स्तर बढ़ जाएगा। यदि रो 1 लेस देन रो W तरल और पानी का स्तर कम हो जाएगा। यदि रो 1 बराबर रो W पानी और तरल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। जहाँ रो 1 तरल का घनत्व है, रो W पानी का घनत्व है। प्लावन के नियम के कुछ दैनिक उदाहरण हैं। गुब्बारे में हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन भारी गैस भरी जाती है क्योंकि गुब्बारे में भरी गैस का औसत घनत्व हवा से कम होता है जिससे गुब्बारे आसानी से उड़ जाता है। अब है एक लेड युक्त बर्फ का ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघल जाए तो जल स्तर गिर जाता है। अब आगे देखते हैं, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बड़ा हिमखंड ऊपर की सतह बजाय निचली सतह से नीचे की ओर पिघलने लगता है क्योंकि निचली सतह पर अधिक दाब के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। अब एक पैराशूट धीरे धीरे नीचे उतरता है जबकि उसी ऊंचाई से गिरा हुआ पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि पैराशूट का सतह क्षेत्र बड़ा होता है और वायु प्रतिरोध अधिक होती है। एक लाइफ जैकेट आयतन में बढ़ता है जिससे पहना हुआ व्यक्ति बच सके। अब ताजे अंडे को खारे पानी में रखने पर वह तैरने लगता है। अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते समय पक्षियों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। उनके पास अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। सोडा की बोतलें मोटे कांच की बनाई जाती है ताकि वे गर्मियों में दाब सहन कर सकें। अब धारा रेखीय पटलित प्रवाह और विक्षुपण प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह के बारे में जानते हैं। यह तरल का वह प्रवाह है जिसमें तरल नियमित पथ में गमन करता है। इस प्रवाह में प्रत्येक बिंदु
पर तरल का वेग, दाब और अन्य गुण स्थिर रहते हैं। रेखीय प्रवाह को पटलित प्रवाह भी कहा जाता है और इस प्रवाह में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। इस प्रवाह में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के प्रवाह की दिशा को व्यक्त करती है। धारा रेखीय प्रवाह में दो धाराएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस प्रवाह में सघनता उस स्थान पर द्रव कणों के वेग की तीव्रता व्यक्त करती है। अब है पटलित प्रवाह। कौन प्रवाह? पटलित प्रवाह। जब धारा रेखीय प्रवाह क्षैतिज सतह पर हो, सभी परतों का वेग भिन्न भिन्न हो तथा ये आपस में मिलती न हो तो इसे पतलित प्रवाह कहते हैं। पतलित प्रवाह में द्रव का वेग सदैव क्रांतिक वेग से कम होता है। विक्षुपण प्रवाह एक प्रकार का प्रवाह जिसमें तरल में अनियमित उताराव चढ़ाव होते हैं। इस प्रवाह में द्रव के कणों का वेग व पथ समान समय के साथ लगातार प्रत्येक बिंदु में बदलता रहता है। इस प्रवाह में अधिकतम ऊर्जा द्रव में भांवर उत्पन्न करने में खर्च होती है। अब है क्रांतिक वेग एवं रेनॉल्ड संख्या में संबंध। क्रांतिक वेग द्रव का वह वेग है जहां उसका प्रवाह धारा रेखीय होता है और जिसके ऊपर विक्षुपण हो जाता है। यदि तरल का प्रवाह यानी लेस देन क्रांतिक कोण बराबर धारा रेखीय प्रवाह बड़ा है क्रांतिक वेग से इक्वल टू विक्षुपण प्रवाह। अब है बर्नौली प्रमेय। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। प्रवाहित तरल पदार्थ में निहित ऊर्जा पहला दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कथन है एक पाइप से बहने वाले द्रव की इकाई मात्रा के लिए ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी बने स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर स्थिरांक डेट इज पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ होता है। पी वी स्क्वायर बराबर नियत होता है। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग देखते हैं। एक हवाई जहाज का कार्य सिद्धांत सिकरवर्सी, एक्सप्रेस मशीन, कार्बोरेटर, पेंटागन और फिल्टर पंप की क्रिया इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अब आंधी तूफान से छतों का उड़ना, मैग्मा प्रभाव, गेंद का स्विंग होना इसी सिद्धांत पर आधारित है। बैटरी मापी का कार्य इसी सिद्धांत पर आधारित है। पोटोनिका, सेंटास और बेंसेन बर्नर की क्रिया इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। दो निकट समानांतर चलती नाव या बसों के बीच आकर्षण प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री तेजी से आती रेलगाड़ी की ओर झुक जाते हैं। रेलगाड़ी के आने पर प्लेटफॉर्म पर पड़े तिनके व कागज आदि गाड़ियों की ओर उड़ने लगते हैं। अब द्रव का किसी पात्र से बहिस्रावित वेग। टॉरिसेली की प्रमेय। अगर किसी पात्र में h ऊंचाई तक द्रव भरा है तो द्रव की मुक्त सतह h गहराई पर एक छिद्र हो तो छिद्र से निकलते द्रव का वेग v बराबर √2gh होगा। अब है ससंजक बल या असंजक बल। ससंजक बल या असंजक बल यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। जैसे जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, ठीक है। इसी बल के परिणाम स्वरूप जल के पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। जैसे कांच की गिलास में रखे अणुओं और गिलास की दीवारों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल। अब है पृष्ठ तनाव के बारे में जानते हैं। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है, न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करती है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसके मुक्त पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्र न्यूनतम होने का प्रयास करता है। अब किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा इकाई लंबाई रेखा के
लंबवत कार्य करने वाला बल पृष्ठ तनाव बल होता है। यानी पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, यानी T बराबर F/L होता है। यह एक अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव क्या है? एक अदिश राशि। चलिए अब आगे देखते हैं। मात्रक यानी न्यूटन पर मीटर होता है। तापमान में वृद्धि के साथ पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मूल्य बराबर 0 होता है। पृष्ठ तनाव निर्भर करता है, पहला है द्रव द्रव अणुओं के बीच संसंजक बल पर, दूसरा है द्रव की विद्युत चुंबकीय प्रकृति पर, तीसरा है द्रव तल का प्रत्यस्था झिल्ली की भांति व्यवहार पर, चौथा है द्रव की प्रकृति पर। पृष्ठ तनाव आणविक घटना है जिसका मूल कारण विद्युत चुंबकीय बल है। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानते हैं। तापमान और अशुद्धियाँ। तापमान या ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव के क्वथनांक पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का गुण विलुप्त हो जाता है। अब अशुद्धियाँ। घुलनशील अशुद्धियाँ पृष्ठ तनाव बढ़ा देती है, जैसे जल में नमक, जल में चीनी। अघुलनशील अशुद्धियाँ पृष्ठ तनाव घटा देती है, जैसे जल में रेत, जल में केरोसिन, जल में साबुन आदि। क्या है? ये सब अशुद्धियाँ हैं। देखते हैं पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग। समुद्री लहरों पर तेल डालकर उसे शांत किया जाता है। तैलीय स्नेहकों या पेंट्स का पृष्ठ तनाव का मान कम रखा जाता है, जिससे वह सतह पर आसानी से फैल जाए। विद्युत परिपथ की सोल्डरिंग के तुरंत बाद इस पर फ्लक्स लगाया जाता है, जो पिघलने टीम का पृष्ठ तनाव घटा देता है, जिससे वह आसानी से फैल जाता है। साबुन लगाकर कपड़ों का धोया जाता है। पांचवा है जीवाणुनाशक मलमों का पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है, जिससे यह त्वचा या घाव पर आसानी से फैले। अब है पृष्ठ तनाव का उदाहरण। पृष्ठ तनाव के उदाहरण, यानी जब पारा एक साफ कांच के प्लेट पर विभाजित होता है तो ये छोटे छोटे गोले बनाता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। पानी पर सुई का तैरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पारे की छोटी बूंद गोलाकार पर बड़ी बूंद चपटी होती है। पानी पर कपूर का नाचना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पारा कांच को गीला नहीं करता, बल्कि पानी कांच को गीला करता है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है। तेल की बूंदें ठंडे पानी पर फैलती है, जबकि गर्म पानी की सतह पर वैसे ही बनी रहती है। अब डेटॉल जैसे एसिटेप्सी में पृष्ठ तनाव कम होता है, इसीलिए वे तेजी से फैलते हैं। शेविंग या पेंटिंग ब्रश के बाल पानी में फैल जाते हैं, जबकि पानी से निकालने पर पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। जब पिघली हुई धातु किसी ऊंचाई से गिराई जाती है तो पृष्ठ तनाव के कारण गिरती धातु की धारा टूट जाती है तथा विखंडित भाग छोटी छोटी गोलियों का आकार धारण कर लेता है। अब देखते हैं आगे। तापमान के घटने से पृष्ठ तनाव के बढ़ने के कारण सर्दियों में मशीनों के कलपुर्जे जाम हो जाते हैं। पानी में अपमार्जक मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी की पृष्ठभूमि तनाव के कारण चिकनी सतह पर नहीं चिपक सकती है। द्रव से बने बुलबुले पृष्ठ तनाव के कारण बनते हैं। बॉल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेन प्रूफ कोट व पेंट बनाने में उपयोग पदार्थ पृष्ठ तनाव के कारण अपने जलरोधी गुणों से युक्त होते हैं। यदि किसी पानी भरे गड्ढे में मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाए तो उसके पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे उसके ऊपर स्थित मच्छर पानी में डूबकर मर जाते हैं। अब है स्पर्श कोण, यानी तरल और ठोस के बीच स्पर्श कोण को तरल सतह और तरल के अंदर ठोस सतह पर स्पर्श रेखाओं के बीच गिरे कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोनों स्पर्श रेखाएं ठोस के साथ तरल के संपर्क बिंदु पर खींची जाती है।
अब देखते हैं अवतल नवचंद्रक यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री, समतल नवचंद्रक यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, उत्तल नवचंद्रक यानी थीटा लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी अवतल नवचंद्रन यानी द्रव ठोस सतह को गीला करता है, कोशिका द्रव में द्रव वृद्धि होता है। समतल नवचंद्रन द्रव ठोस सतह को गीला नहीं करता है, केशिका में द्रव ऊपर या नीचे नहीं उठेगा। उत्तल नवचंद्रक यानी द्रव ठोस सतह को गीला नहीं करता है, केशिका में द्रव अवसाद होता है। अब किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर स्पर्श कोण भी बढ़ता है। घुलनशील अशुद्धियाँ स्पर्श कोण का मान घटा देती है। आंशिक रूप से घुलनशील अशुद्धियाँ स्पर्श कोण के मान को बढ़ा देती है। स्पर्श कोण का मान द्रव तथा उनके स्पर्श संपर्क में स्थित ठोस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखते हैं केशिकत्व कैपेबिलिटी यानी किसी द्रव द्वारा केश नली में गुरुत्व बल के विपरीत ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की प्रवृत्ति गुण को केशिकत्व कहा जाता है। यह केश नली बहुत कम त्रिज्या की खोखली नली होती है, जिसमें द्रव के चढ़ने व उतरने का गुण इसके व्यास और त्रिज्या पर निर्भर करता है। अभी एच बराबर 2t cos थीटा बाई आर डी जी, जहाँ आर बराबर केश नली की त्रिज्या है, टी बराबर द्रव का पृष्ठ तनाव, डी बराबर घनत्व, एच बराबर नली में द्रव की ऊंचाई बाई आई गहराई, यानी थीटा बराबर होता है द्रव और नली के दीवार के बीच स्पर्श कोण। केश नली में द्रव के चढ़ने या उतरने का कारण पृष्ठ तनाव ही होता है। अब केशिकत्व के उदाहरण, फाउंटेन पेन की नींव, लालटेन में धागे की बनी केश नलियाँ, स्याही सुखाने के लिए सोखता कागज में बने संरंध्र, एक तौलिया पानी सोख लेता है, पौधे की जाइलम में जल का प्रवाह, बरसात के मौसम में लकड़ी फूल जाती है, रेत चिकनी मिट्टी की तुलना में शुष्क मिट्टी है, दीपक का बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, मिट्टी की तुलना में रेत जल्दी सूखती है, मिट्टी की नमी सुरक्षित रखने के लिए किसान खेत को जोतता है, मिट्टी से पानी केशिका दाब के कारण जड़ों में प्रवेश करता है, फाउंटेन पेन केशिका द्रव के सिद्धांत पर काम करता है, केशिका क्रिया के कारण कॉफ़ी पाउडर पानी में आसानी से घुल जाता है। यदि किसी केशिका का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसमें जल का ऊपर उठना या विलुप्त करना आधा हो जाएगा। अब गाढ़ापन या श्यानता, इसे तरल घर्षण या तरल श्यानकर्षण या आंतरिक घर्षण भी कहा जाता है। तरल गति का प्रतिरोध भी कहा जाता है। तरल का वह गुण जिसके कारण वह अपने स्पर्श सतह के माध्यम सापेक्षिक गति का विरोध करती है, उसे श्यानता कहते हैं। तरलों के संपर्क सतह के मध्य लगने वाला बल श्यान बल कहलाता है। अब है सापेक्ष गति का विरोध करने वाली परतों के बीच लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। तरलता प्रोपोर्शनल टू 1/, श्यानता होता है। अब देखते हैं, अतः शहद, पानी, केरोसिन, पेट्रोल एवं गैसों में श्यानता का क्रम क्रमशः घटता जाएगा तथा इनमें तरलता का गुण क्रमशः बढ़ता जाएगा। सूत्र श्यानता का गुणांक बराबर होता है अनुरूपण प्रतिबल बटा विकृति, F/A या V/L। न्यूटन के श्यान बल का नियम, F बराबर नाटा A dV/dx। अब मात्रक या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पॉइज्यूल्स या डेकापॉज, ऐसा ही मात्रा है। पॉज CGS मात्रक है। एक पॉइज्यूल्स बराबर 1 डेकापॉज होता है। 1 डेकापॉज बराबर 10 पॉज होता है।
अब दाब में वृद्धि के साथ तरल की श्यानता बढ़ती जाती है। पानी को छोड़कर तापमान में वृद्धि कर सभी गैसों का श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ तरल की श्यानता कम हो जाती है, n प्रोपोर्शनल टू √T। द्रव प्रोटीन को छोड़कर अब एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। गैसों की श्यानता दाब पर निर्भर नहीं करती है। जल की श्यानता दाब के बढ़ने पर घटती है। श्यान बल तरल के परतों के संपर्क क्षेत्रफल, अपेक्षिक वेग व उनके मध्य दूरी पर निर्भर करता है, जबकि घर्षण बल इन कारकों पर निर्भर नहीं करता है। श्यानता की वजह से हिलता हुआ द्रव स्थिर अवस्था में आ जाता है। अब है स्टोक्स का नियम। यदि त्रिज्या r का एक गोला श्यानता न्यू का द्रव में माध्यम से वेग v से गति करता है, तो गोले की गति का विरोध करने वाला श्यान बल F बराबर 6 पाई n/r होता है। अब है स्टोक्स का नियम का महत्व। बादलों का बनना। बादलों की ऊंचाई से निरंतर वेग के साथ स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की तुलना में बारिश की बूंद की गति कम क्यों होती है? यह नियम पैराशूट की सहायता से नीचे आने वाले व्यक्ति की सहायता करता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु है, वाहनों के टायरों में वायु दाब मापने के संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। गेज दाब कहलाता है। किसमें? गेज दाब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला चैप्टर आप देख सकते हैं अब।